आज के शो में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का पुख्ता आज़म, पंजाब में फिरकावारियत और दहशतगर्दी, हैरान कुन हकाइक बेनकाब। फौजी अदालतों में तौसी, इत्तफाक, एतराजात, तहफ़्फ़ुज़ात। कराची ऑपरेशन में नरमी का तासुर, दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म होने का खदशा। मुल्क भर में दहशतगर्दी के मंडलाते खतरात से निमटने की तैयारी क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला दहशतगर्दी का हो, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से आने वाली डेवलपमेंट्स का हो, पंजाब के अंदर रेंजर्स को ताकत देकर, रेंजर्स को इख्तियारात देकर रेंजर्स को ऑपरेशन करवाने का हो, या फिर इसके साथ साथ बात कराची की हो, कराची के अमन अमान की हो। इस पूरी सूरत हाल में जहां मुल्क के अतराफ, मुल्क के जो मंडलाते खतरात हैं, दुश्मन हैं जिनकी नजरें मुल्क की तरफ है, मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद है, इस वक्त हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, ये वो बेसिक सवाल। इसके साथ साथ जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसको मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंचाया जाए, यानी ऑपरेशन कराची में हुआ रेंजर्स का, बड़ी अच्छी बात है, आपकी टेररिज्म में कमी आई, आपके भत्ताखोरी में कमी आई, लेकिन क्या ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर आखिरकार ये जो तनाज़ा सियासी माहौल में बन चुका है, सियासी एक मसला बन चुका है, इसके पीछे मुहर्रिकात, इसके पीछे अवामिल क्या हैं, आखिरकार वजह क्या है कि सियासतदान इस वक्त अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं। अलग ओपिनियन रखना कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन क्या ये मसला कौमी मफाद का है, नेशनल इंटरेस्ट का है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज किस तरह हमें मंतकी अंजाम तक, यानी अमन, मुकम्मल अमन इस पूरे मुल्क में हो, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। मैं ये बताता चलूं कि ये तमाम सवालात और ये तमाम चीज़ों को हम बेनकाब भी करेंगे, और प्रोग्राम में मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद होंगी। ये खास शख्सियत काफ़ी माह बाद, तकरीबन 9-10 माह बाद मीडिया पर अब दोबारा आए हैं। इससे पहले आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहे हैं, उसके बाद वॉइस ऑफ शोहदा में रहे हैं, बीच में मीडिया से गायब क्यों रहे, ये सवाल भी इनसे पूछेंगे, इनके अपने हवाले से भी इनसे पूछेंगे। आगे सियासी इनकी हिकमत अमली क्या कोई है, या कोई प्लान है दोबारा सियासत में आने का या नहीं है, ये सवाल भी उठाएंगे। मेरे साथ जनाब सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब मौजूद है, कराची में भी DSN जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल रजा आबदी साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सर, मैं आपसे पहले यही पूछूंगा आबदी साहब, इतने माह आप मीडिया में नजर नहीं आए, तो पहला सवाल तो जहनों में यही है कि आखिरकार आप थे किधर, क्या कर रहे थे, क्यों आप मीडिया से एक चले गए थे, गायब हुए हुए थे, किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, या किसी ने कहा था नहीं आओ मीडिया पे, या कोई और वजह थी, क्या बात थी आबदी साहब? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका और आपके इदारे का शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और आपने मुतादिद बार ख़ुद 10 महीने में रब्ता किया, हमने आपसे ये कह के इनकार किया कि वक्त नहीं है अभी, जब वक्त आएगा तो ज़रूर आएंगे। तो वक्त जब आया तो आ गए, जब वक्त मुकम्मल हो गया तो छोड़ दिया। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब इस पे ना बोलो, उस पे ना बोलो, इस पे ना बोलो, तो अब बचता है खाली यहाँ पर बैठ के हम कोई पकवान की रेसिपी जो है वो डिस्कस कर ले, तो अब उसका क्या फ़ायदा है ऐसे गुफ्तगू करने का। आदमी को जो असल हक़ाइक़ हैं, जो असल सूरत हाल मुल्क को दरपेश है, जब तक उस पर खुल के पाकिस्तान की सहाफ़त ही गुफ्तगू नहीं करेगी। मैंने पूरी दुनिया में इतनी कमज़ोर लागिर सहाफ़त जो है, जो एक नाम रखती थी ज़िया-उल-हक़ के सामने खड़े होने के लिए और डिक्टेटरशिप से लड़ने वाली सहाफ़त जो है, उसको बिल्कुल ही अपाहज देखा, माजूर देखा, नाबीना देखा, बहरा देखा। तो मैंने बोला भाई ये तो फिर इस तरह, ये तो फिक्स मैच है, जाके या तो इसे PSL पे सट्टा खेल ले आदमी, इससे अच्छा बेहतर तो ये है, या फिर वो अपने घर पे आराम करे। तो लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत यह है कि चूँकि मिलिट्री चीफ ने दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर
ऑपरेशन शूटेड साइट का ऐलान किया तो उसको सपोर्ट करने के लिए वापसी हुई है। अच्छा, तो आप सर और मिलिट्री कोर्ट्स हमारा जी, तो फैसल रजा आबिदी साहब, इसका मतलब आपके आने में और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, आपके आने की वजह यह है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ है, आर्मी चीफ ने ऐलान किया है और दैट इज द रीजन कि आप मीडिया पे वापस आए हैं, ये वजह है सर? जी हाँ, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपको पता होगा कि 2013 में जब पहली बार फौजी अदालतों का हमने मुतालबा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें अपनी जमात से बाहर निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकाला, तो ये आपका ब्रेन चाइल्ड था, आपकी सोच थी जिसको जमहूरी मार्शल्ला कहा जाता है, उसको जब आइन में लगा दिया गया 21वीं तरमीम में, तो फिर अब एक बार फिर वो मियाद ख़त्म हो चुकी है और फिर एक नई मियाद लागू करने के लिए तमाम सियासी जमातें बैठ रही हैं। तो भरपूर नज़र है इनकी गुफ्तगू के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर, इसके अंदर क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो माइंडसेट ही हमारा है। तो बहुत सारे ज़रूरत महसूस की कि जब तक कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम ना आ जाए जिससे पाकिस्तान की बचत हो सके, और जो सही रास्ते पे अभी ये जा रहे हैं जिसको मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक कारआमद नहीं होंगी जब तक नेशनल इमरजेंसी ना लगाई जाए जिसके तहत फ़ौज को मुकम्मल इख्तियारात मिले। अभी रद्दुल फिसाद का ऐलान हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जंग लड़ने के लिए आपने फ़ौज को उतार तो दिया, लेकिन उसके हथियार, उसके लवाजमात तो अभी आपने उसको दिए नहीं। तो अगर ये वाकई कौम ने इसको जंग समझा तो पूरी कोशिश करेंगे कि कौम को आगाह करते रहें, अपनी आवाज़ बनाते रहें। मीडिया एक आवाज़ पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया भी है, और ये प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं दर हकीकत माइंडसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आवाम समझे और सियासी जमातें समझे। कोई लड़ाई थोड़ी है सियासी जमातों से। हमने अगर इनकी सियासतों को गिराना होता तो 10 महीने क्यों जाते। हमारे पास बेशुमार चीज़ें थीं, हमारे पास शॉर्टकट्स भी थे, लेकिन हमने ये समझा कि नहीं, हम सब मिलकर ये जंग लड़ लें। लेकिन हाँ, अब चूँकि APCs का मौसम शुरू हो चुका है, तो जहाँ पर भी जो कोई गलती करेगा वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, वो उसको मद्देनज़र रखें उस मौक़िफ़ को। अगर उसमें जान है तो उसको अपना लें, और अगर उस पर एतराज़ है तो ज़रूर पूछें, उस पर कोई बात करें, उस पर डिबेट करें। आपका मुतालबा भी सर जमहूरी मार्शल्ला का, मैंने आपके साथ जितने बार प्रोग्राम किया आपने जमहूरी मार्शल्ला का जिक्र किया। आबिदी साहब, ये जमहूरी मार्शल्ला अभी भी आप मुतालबा कर रहे हैं, इसको वजात करते चलें। इसमें आपकी मुराद टेक ओवर तो नहीं है, आपकी मुराद इमरजेंसी है, आर्टिकल 245 है, मिलिट्री कोड्स हैं। सर ये बातें तो APC में डिस्कस हो रही हैं, इसको किसी और लबादे में डिस्कस किया जा रहा है। आप इसे जमहूरी मार्शल्ला क्यों कहते हैं फिर? क्योंकि ये तो चीजें डिस्कस हो रही हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं आबिदी साहब। जी हाँ, बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन ये जो सियासतदान है ये शायद सिरी पाए ज़्यादा खा लेते हैं तो इनकी अकल के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। बहुत डिफरेंस है टेक ओवर में और मार्शल्ला में। टेक ओवर कहते हैं कि आर्मी चीफ आएँ और अनाने हुकूमत संभाल लें, और जो कि माजी में संभालते रहे, और उस वक्त वो आइन को बिल्कुल ही ज़ब्त कर लेते हैं और एक मिलिट्री एक्ट को जो है वो लागू करते हैं। और मार्शल्ला कहते हैं मिलिट्री कोड्स को, मिलिट्री के कानून को, मार्शल के लॉ को। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और मैं आपको ये आगाह करता चलूँ कि 1952 पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट को ही मार्शल्ला कहा जाता है, जिसको इन सियासतदानों ने, पाकिस्तान की दोनों पार्लियामेंट्स ने 2014 के अंदर लागू किया 2/3 अक्सरियत के साथ। तो जब आपके जमहूर की मंशा यानी जमहूरियत की किताब, आइन की किताब के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट लागू कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई चेक ना हो, तो उसको जमहूरी मार्शल्ला कहते हैं। और ये ऑपरेट इस तरह होता है कि आपको आर्टिकल 245 नाफिज करना पड़ता है। इसके अंदर हुकूमत को आपको निकालना नहीं पड़ता, पार्लियामेंट को ख़त्म नहीं करना पड़ता। ये सरन एक आइनी और कानूनी रास्ता है, जिसको बेल्जियम की हुकूमत ने धमाकों के बाद लगाया, जिसको फ्रांस की हुकूमत ने धमाकों के बाद लगाया। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी जानों का ज़ाया हो जाए और अभी तक दहशत गर्दों के ऊपर सही नहज पे हाथ ना डाला जाए, तो वे फ़ौज को मुकम्मल क्यों ना इख्तियार दिया जाए दाखिली तौर पे कि वो में चाहे ऑपरेशन करे, जिस मदरसे में, इबादतगाह में, गिरजे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मदारिस में, उसको एक आज़ादी होनी चाहिए कि वो जाए वहाँ पर उसको ऑपरेट करे, और वहाँ से जो लोग पकड़े जाए उसको ट्रायल करे। और ये मिलिट्री एक्ट का एक शानदार कारनामा है, और इसके अंदर अल्लाह ताला की दी हुई आपको एक ऐसा रास्ता है कि 15 दिन के अंदर फ़ौज को हर सूरत फैसला करना है, या तो तख्तादार पे या बाइज्जत बरी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सही। तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के लिए या फिर इसको मुमकिन बनाने के लिए कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे, इसका मतलब जरूरी है आपका जो आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोड्स आर नेसेसरी, उसके लिए जरूरी है कि ये हो तो फिर ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचे और दहशतगर्दों का सफाया मुमकिन हो। यही बात है फैसल आबिदी साहब जो आपका मुतालबा अब है, जो आप वापस सामने आए लेकर। जी हाँ, मेरा ये मुतालबा 2013 से है। ये तो सियासतदान 4 साल बाद आए,
काश के ये देखिए, एक लीडर ये होता है कि वो आगे हुकूमत ना देखे, वो विजनरी सोच को लेके आगे चले, वो विजन को लेके आगे चले। ये सोच तो इन सियासतदानों के अंदर जो है आ जानी चाहिए थी 2013 में ही, जिस वक्त के एक बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम जारी था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि रद्दुल फसाद जो है वो अभी आर्मी ऑपरेट करेगी, गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करके एक बार फिर रेंजर्स के ज़रिए थाने के अंदर भेजेगी, जहाँ FIR कटेगी, वो अदालतों में जाएंगे। और चूंकि हमारा नाक़िस निज़ाम है इंतहा से ज़्यादा, जिसमें आज तक कभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में वो सारे माजी के दहशतगर्दों की तरफ वापस आ जाएंगे। आप सिर्फ इसको डब्बे में बंद करते हैं, डब्बा खुलता है 3 महीने बाद, वो फिर कचरा गंद बाहर आ जाता है, तो सज़ा और जज़ा का कोई अमल नज़र नहीं आ रहा। जब तक सज़ा और जज़ा के अमल का आगाज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी की ना उम्मीद रखना ना होगी, बल्कि पाकिस्तान एक नर्सरी के तौर पे, एक सेफ हेवन के तौर पे पूरी दुनिया के दहशतगर्दों की आमाजगा बनेगा, जैसा कि एक दौर के अंदर शाम बना। जो सूरत हाल शाम में थी वो यहाँ पे लम्हा ब लम्हा हमने शाम को भी मॉनिटर किया, लम्हा ब लम्हा हमने इराक को भी मॉनिटर किया। इराक की सूरत हाल फिर बेहतर हो गई, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल इसलिए बेहतर होने में इसके अंदर थोड़ा सा आपको नुकसान होगा कि यहाँ पे मिलियंस की तादाद के अंदर ये माइंडसेट मौजूद है, और दाश की बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रांसपोर्टेशन की गई है आने वाले महीनों में, मैं तो क्या, पाकिस्तान में उड़ने वाले परिंदे भी भाएं भाएं करके चीख चीख के कहेंगे कि फौजी अदालतें लगाओ। उसकी वजह यह है कि ह्यूमन राइट्स के 100 से ज़्यादा इदारे आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। जब आप दहशतगर्दों को शूट एट साइड कर दें तो वो चीखना शुरू हो जाते हैं, बशमूल पाकिस्तानी सियासतदान, कि बड़ी बेदर्दी से मारा है। भला इनसे ये तो पूछो, इन दहशतगर्दों ने जो आवाम को मारा है, क्या वो गुलाब का फूल फेंक के मारा है? मतलब एक अजीब सोच के लोग हैं, अजीब तरह की कहानियां हैं। अभी शहबाज कलंदर साहब के मज़ार के ऊपर पे जो धमाका हुआ, उनके शहीदों की बाकियात को जो ये जानवरों को और कुत्तों को खिलाया गया और नाले में फेंका गया, आप बताएं ना किधर गई कोई सिविल सोसाइटी, कोई ह्यूमन राइट, कोई बोला इसके ऊपर? मतलब क्या वो जानवरों के बच्चे थे? वो भी हमारे पाकिस्तानी थे, इंसान थे, शहबाज कलंदर के मेहमान थे, जिन्होंने इस्लाम फैलाया, जिनके बाप दादों ने कलमा पढ़ के अपने कुफ्र को तुर्क करके इस्लाम किया। उसको खराज अकीदत पेश करने के बजाय उसके धमाके करते हैं, उसके लवाहिकीन की लाशों को कुत्तों को खिला देते हैं। ऐसी जाहिलाना गवर्नमेंट है, ऐसी सोच है, ऐसे ही लोग हैं, तो क्या पाकिस्तान ने तरक्की करनी है? इसका फैसला अब आप खुद कर लें। सही। तो आप साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर अब आपके, क्योंकि ये आपसे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने मुतालबा पहले जो आपका मुतालबा है आर्टिकल 245 नेशनल इमरजेंसी का, इसी हवाले से सर ये बड़ा कहा जा रहा है कि पंजाब में ऑपरेशन को रोका गया, बार बार कहा गया फौज की तरफ से, एपेक्स कमेटी में, रेंजर्स ने, कि जी एक ऑपरेशन पंजाब में होना चाहिए, लेकिन वो होने नहीं दिया गया। क्या वहां पर दहशतगर्दों के गठजोड़ मजीद मजबूत हो गए इससे? और क्या अब जो रेंजर्स ऑपरेशन होने जा रहा है या आगाज हुआ है, इससे फायदा हासिल होगा? पंजाब में सफाया होने जा रहा है दहशतगर्दों का, या अभी भी कुछ कदगने हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं? इसमें क्या नजर आ रहा है आपको अब्दी साहब? काश के मैं आपके सामने बैठा होता और मैं आपको आज मैं माजी में दिखा चुका हूँ एक बल्दियाती इलेक्शन ट्रांसमिशन के बाद ये नोटिफिकेशन जो इस वक्त मेरे सामने पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो हर तरफ आर्टिकल 245 का निफाज किया गया। मकसद ये था कि फ़ौज के ज़ेर तमाम इलेक्शन कराया गया, फ़ौज ने तमाम निज़ाम संभाल रखा था, इसलिए पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो वक़्फ़ पज़ीर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 245 इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में जब से मियाँ धरने का अमल शुरू हुआ 2014 से, उस वक्त से लेके अब तक वहाँ पर भी लगा हुआ है। तो मैं ये अच्छा, जितने भी कैंटोनमेंट एरिया हैं, यहाँ पर कैंट एरिया हैं, वहाँ पर भी आर्टिकल 245 का निफाज है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब आप अपने हुकूमत बचाने के लिए और हुकूमत में आने के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इसको आर्टिकल 245 को लगाकर फ़ौज के ज़ेर तमाम अपना इक़्तिदार पुरअमन तरीके से ले सकते हैं, तो क्या हम अवाम पाकिस्तान का ये हक़ नहीं है कि हम आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की निगरानी के अंदर यहाँ पर आज़ादाना रह सकें और दहशतगर्दों को कला कमा करने के लिए लाजिम है कि आप सज़ा दें, जज़ा दें। फ़ौज तो वहीं पर टेबल बिछाती है, वहीं फ़ैसला करती है, डू एंड देयर कर देती है, जिससे माशरे में खौफ पैदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ रास्ता बताने वाला हूँ। सब देखें, आप लोग ने नहीं लगाया तो मैंने कौन सी जंग कर ली, मैंने कौन सा एहतजाज कर लिया आप लोगों के खिलाफ, लेकिन मेरा वाहिद मकसद ये है इन सियासतदानों को कि कुछ नहीं होना आपके इक़्तिदार को, बल्कि अगला इलेक्शन भी आर्टिकल 245 के ज़ेर एहतमाम चला जाएगा, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में ट्रांसपेरेंट लोग आ पाएंगे, जिस तरह के बल्दियात में आए। तो अगर कोई सही रास्ता दिखाए, आइनी रास्ता दिखाए, जमहूरी रास्ता दिखाए, तो उस पर दर्द कुलंज नहीं उठना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। अगले इलेक्शन से पहले आर्टिकल 245 लगाया जाए, फिर कौमी इलेक्शन हो इस मुल्क के अंदर, उससे पहले इलेक्शन ना हो।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप अभी लगा देना और इसको लगा रहने दें। क्या हो गया? क्या फ्रांस में अभी तक लगा हुआ है? फ्रांस में धमाके हुए तो 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक लगा हुआ है और वो ऑपरेशन कर रहे हैं। और आप देखें कि उन्होंने एक बार फिर पंजाब में क्या दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है? अभी सब जो मैंने पूछा था, पंजाब में दहशतगर्दों का सफाया कर रही है हुकूमत या क्या कर रही है इस वक्त? जी देखिए ना, आप तमाम तजियाकारों को अब एक तरफ आना चाहिए। एक तरफ है रेंजर्स ऑपरेशन, एक तरफ है रद्दुल फिसाद मुल्कगीर ऑपरेशन है फौज का। उसमें ना किसी सियासतदान ने कोई लेना देना है, ना ही कोई करना है। अब हम दो तरफ, दो जाविये के ऊपर चले गए। एक तरफ सियासतदान चल रहे हैं जो खुद ब खुद कुल्ला पहनना चाहते हैं बजरिया APC, और एक तरफ फौज चल रही है जो धड़ाधड़ दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करती जा रही है। अब तक हमारी तादाद के मुताबिक 850 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं पिछले 8 या 9 दिन के अंदर। तो गुजारिश ये है कि फिर हमें क्या जरूरत है इन सियासतदानों की तरफ देखने के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तानी ये मूड बना लें कि आज के बाद जो आर्मी चीफ का फैसला होगा सिर्फ वही कबूल करेंगे, बाकी इन सियासतदानों को हम पीछे रखेंगे। अगर ये अपनी सियासतें बचाना चाहते हैं तो जिस तरह पहले ये आर्टिकल 2 अपना फौजी अदालतों के ऊपर 19 नुकात घुसेड़ के नेशनल एक्शन प्लान के हिस्सा बन गए थे, अब 1-2 और नुकात उसके अंदर डाल के इसके अंदर शराफत से आ जाए, इससे पहले कि इज्जत बचाने के लिए इनके पास आबरू ही खत्म हो जाए, इनकी सियासी आबरू। तो बेहतर यह है कि फौज जहां चले उधर पूरी कौम चले, सियासतदान चले। हमारा मकसद आर्मी चीफ को कोई टेक ओवर कराना नहीं है, हमारा मकसद आईनी दायरे के अंदर रहते हुए दहशतगर्दों के खौफ को खत्म करना है। ब्रेक लेनी है, अच्छा क्यों खत्म करना है ये मैं आपको आके बताऊंगा। मुझे बताइएगा। मुझे ब्रेक के बाद यही पूछना है कि मैंने आपसे जब स्टार्ट किया तो पूछा कि आप किधर थे, अब आए क्यों हैं? फैसल रजा आब्दी साहब, जो आपका अरेस्ट हुआ उसके पीछे क्या मामला था, कौन जिम्मेदार था, मामला आखिर क्या था, आप उस पर क्या समझते हैं, ये भी पूछेंगे। और इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से होने वाली APCs, आखिरकार क्या नतीजा निकलेगा इनसे? इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन सवालात ऑपरेशन रद्दुल फसाद, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी से निजात किस तरह मुमकिन, कराची ऑपरेशन, पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन और इसके साथ साथ अमन और अमान के क़याम के लिए होने वाली कोशिशें, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, मिलिट्री कोर्ट्स में तोसी आखिरकार किस तरह होगी, सियासतदानों का मौकिफ क्या है, तफरीक क्यों है राय में, आखिरकार मामला नेशनल इंटरेस्ट का है या क्या है, ये भी हम सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जनाब फैसल रजा आब्दी साहब, जो कि मुतहरिक भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं और एक्टिव रहे हैं, इस दहशतगर्द बिलखुसूस रहे हैं, मामला उठाते रहे। आब्दी साहब, आप गिरफ्तार क्यों हुए थे? आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन था इसका? जमशेद क्वार्टर में थाने में एक नामालूम FIR अफराद के खिलाफ कटी, पटेल बारा किलिंग्स की, वहां के SP ने कहा था जी आपको उस कनेक्शन में गिरफ्तार किया। क्या पुलिस गलत थी, सिंध हुकूमत ने करवाया, कौन था मुलव्विस आपकी नजर? आब्दी साहब, बेसिकली ये एक गैर मुल्की सफ़ीर था और उसके आगे सरेंडर किया सिंध हुकूमत ने। रात 3 बजे तक कालादम तंजीम के जो लोग हैं वो सड़क पे धरना दिए बैठे रहे और उनको धरना दिलाया गया, गिरफ़्तार किया गया। और मैंने सबसे पहला उनसे ये सवाल किया कि ये 1-2 आदमियों की किलिंग तो छोड़े, मैं तो 10 साल से बहुत ताकतवर पोस्टों पे रहा हूँ या कराची की, और मेरा तो सब कुछ आपके सामने। अगर आपके पास कितने अब तक आपने इन्वेस्टिगेशन की है? उन्होंने कहा 25,000 करीब लोगों की इन्वेस्टिगेशन हुई है। मैंने उनसे कहा कि इस कत्ल को तो छोड़िए, 25,000 लोगों के पीछे भी अगर किसी 1% पे मैं कहीं मौजूद हूँ तो मुझे उसमें गिरफ़्तार कीजिए, और अगर मैं नहीं हूँ तो नाजायज़ नहीं करना। ऐसा ना हो कि ये वर्दी का एहतराम मेरे दिल में ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो है फिर आपको ख़ुद पता है कि आवाम में आपके लिए क्या हैसियत पहले थी, अब होगी या आइंदा होगी। अगर मैंने कुछ किया है तो बेशक मुझे गिरफ़्तार करें, इन्वेस्टिगेशन आपका हक़ है, जब चाहे फ़ोन करके बुलाएं। लेकिन ये घर के ऊपर जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है एक ऐसे शख्स के लिए
जो कि एक फ़ोन के ऊपर मैसर था, तो वो सियासतदानों के दिल की खलश थी। सियासत अब ख्वाजा इज़हार भी रिहा हुए, पीपल्स पार्टी का उसमें एफर्ट देखा। आप पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं की वेबसाइट्स पे चले जाएं, कहीं पे कोई मुतालबा नहीं। मलीर के अंदर बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को गोलियां मारी गई। मतलब ये पाकिस्तान की कौम का अजीब आपको अरेस्ट तो रेंजर्स ने सामने आया। घर पर जो आपके रात में 2:30 बजे रेड हुई, नहीं, वो रेंजर्स के कमांडो 10 मोबाइलों में आए थे, ये पुलिस क्या हुआ? जी, सिंध हुकूमत थी। अच्छा, हम मेरे घर में तो खैर 50 मोबाइलें आई थी और उसमें 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडोज थे और रेंजर्स भी, 2 रेंजर्स की गाड़ियाँ थी। 2 रेंजर्स की गाड़ियाँ थी। जी हाँ। तो बात ये थी कि गिरफ्तारी मुझे कोई मसला नहीं, इन्वेस्टिगेशन मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बाद में जब मैं बेगुनाह निकला तो इसका मतलब ये तो सही हो गया ना कि मलीर में जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन और बच्चे एहतजाज कर रहे थे उनका एहतजाज जायज़ था। एहतजाजियों को 16 ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को गोलियां मारी गई स्ट्रेट सिविल कपड़ों के अंदर, पुलिस की वर्दी के बीच में मौजूद नासूरों ने, और उनको इंतहा से ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ना उस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का रद्द-ए-अमल सामने आया, ना नून का आया, ना इंसाफ का आया, ना अवामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का आया, ना ताहिर अल कादरी साहब का आया। तो ये भी तो एक तरह से मॉडल टाउन ही था ना। आप लोगों ने भी तफरीक शुरू कर दी, यहाँ से मेरे दिमाग ने भी सोचना शुरू कर दिया कि यार क्यों ना अब ऐसा कर लेते हैं पाकिस्तान में कि खुशी और गम अपना अपना। अब जिस पर भी कोई हमला हो सीधा सीधा बोलो भाई ये तो मकाफात अमल है, तुमने पाला था तुम ही भुगतो। अब हम इस रास्ते पे आते जा रहे हैं, हम इस सोच पे आते जा रहे हैं। जो सलूक हमारे साथ किया गया, अब हमारे जलसे गायब कर दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गायब कर दी गई, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में 70 मुल्कों के सिफारत खानों के सामने एहतजाज हुआ। आप लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन हमारी माओ बहनों पर जो तशद्दुद करते हुए जिस सफ़ीर के कलेजे को ठंड पहुंचाई जा रही थी, वो हमें समझ में आ गया कि असल मसला क्या है यहाँ पे। तो और इंशाल्लाह अब अपने माइंड को उसी तरह चेंज कर रहे हैं। कराची के सदर रहे, पीपल्स पार्टी के अहम ओहदों पर रहे, सेनेटर रहे, जरदारी साहब के काफी करीब रहे, आपके नजदीक सिंध हुकूमत क्योंकि है तो पीपल्स पार्टी। सर, सिंध हुकूमत ने आपको सब कुछ जो अरेस्ट से लेकर तमाम मामलात करवाए, आप यानी मेनली आप मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध है और सिंध हुकूमत फिर तो ज्यादा, ये सब लोग मुलव्विस हैं आप पे गिरफ्तार होने में। इसका मतलब आपके साथ आपको विक्टिमाइज करने में। सैफान भाई इसका आसान सा तरीका है कि ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब को जब गिरफ्तार किया गया, जरदारी साहब और वज़ीर आला का एफर्ट सामने आया और जरदारी साहब ने अपने चहीते तरीन SSP को गिरफ्तारी के जुर्म के अंदर सस्पेंड करवा दिया बजरिया वज़ीर आला। ऐसा ही है ना, 3 घंटे में। अब फैसल रजा आबदी, उसने पता नहीं जरदारी साहब के लिए क्या खिदमत की। मेरी खिदमत तो आप सबके सामने ऑन रिकॉर्ड है। अब तक ना मैं 2013 के इलेक्शन में इनके सामने आया, ना बल्दियात में, मैं तो सियासत छोड़ के अलग हो चुका था। अब 7 दिन तक मैं जेल में पड़ा रहा, इन्वेस्टिगेशन भुगतता रहा। मेरे घर के अंदर मेरे माओ बहनों को आधी रात को कमरों से निकाल के पूरे घर की तलाशी ली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ चादर चारदीवारी पामाल की गई, 16 हमारी बुज़ुर्ग माओ बहनों को गोलियाँ मारी गई मलीर में, और किसी ने एक तसल्ली का फ़ोन भी नहीं किया। तो आप खुद समझदार हैं कौन था पीछे। ऑफ कोर्स यही लोग थे, और कौन था? तो यही लोग से मतलब वही जिनके लिए आप तो बहुत आवाज उठाते थे, आसिफ जरदारी साहब के लिए। मतलब मैं पार्टी, मतलब जी सर, जी हाँ, जाहिर सी बात है ख्वाजा इज़हार के लिए 3 घंटे में ब्लड प्रेशर हाई हो गया था उनका, सुना है मैंने, शुगर भी उनकी हाई हो गई थी। और यहाँ पर अगर उन्होंने एक तसल्ली का फ़ोन भी नहीं किया मेरे घर वालों को, इवन कि मैं आपको बताऊं कि गिरफ्तारी के वक्त में जाते हुए सख्त तनबीह करके गया था कि ख़बरदार कोई एहतजाज ना करना, ये इन्वेस्टिगेशन हक है। चूँकि मलीर वाले हमारे राब्ते में होते नहीं थे, उनको पता नहीं था। बाकियों ने तो खैर 1-2 घंटे का प्रोटेस्ट किया छोटा मोटा, लेकिन मलीर वालों को जो राब्ते में नहीं थे वो निकल आए और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और इन्होंने उनको गोलियों का निशाना बनाया। मैं अब सिंध हुकूमत को, मुराद अली शाह को और पीपल्स पार्टी को कहता हूँ, आज के बाद किसी एहतजाजी को उंगली लगा के देखना, यहाँ से निकलूंगा और टक्करें मार मार के तुम्हारे ये महलात को ज़मीन बोस करूँगा। और फैसल आबदी साहब, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि इसका ताल्लुक आपकी वापसी और फिर उसके बाद आपकी गिरफ्तारी, जो जहनों में सवालात थे सर। अब जो देखे ना, आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं जी कि जिन अफराद की कत्ल के अंदर माफ़ कीजिएगा मुझे गिरफ्तार किया गया, JUI के उन अफराद के जनाजे के ऊपर JUI के कायदीन ने उस कत्ल को मेरे पे मानने से इनकार कर दिया था। मसला मुझे कोई क्लैशन के अंदर ले जाना नहीं था, मसला मुझे टारगेट किलिंग में ले जाना था। और दाश और एक पाकिस्तान में दाइश माइंडसेट के एक रुए रवा अखबार ने तो मुझे फंडिंग और ब्रिगेड और किला पता नहीं क्या क्या
उस अखबार ने जारी कर दिया। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि जब आपने मुझे एक चीज में गिरफ्तार किया तो फिर असले के पीछे मुझे कहां तलाश कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं, मैं अब भी बैठा हूं, 10 साल का मेरा ताकतवर तरीन दौर, मैं यहां 2 बार सदर भी रहा हूं। आप मेरे पे पकड़े हुए 25,000 दहशतगर्दों की अगर किसी भी रिपोर्ट के अंदर 1% भी मैं मौजूद हूं तो मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि फैसल आबदी अगर कानून के आगे सर झुकाता है तो उस पर तो कर लो आके बदमाशी। अब जरा कूची कैंप में जाके दिखाओ और असला पकड़ के दिखाओ, अब जाओ मुल्ला अजीज को गिरफ्तार करके दिखाओ, अब सिंध हुकूमत तो जाओ और ये जो बल्दिया टाउन की जेआईटी के अंदर नामजद मुजरिम है जेआईटी में, उनके प्रोटोकॉल को हटा के उनको रखा के दिखाओ। और तो मैं और आपको एक और बात बताऊं, आपके टेलीविजन ने एक पीटीआई के रहनुमा को दिखाया, वो स्कूटर पे जा रहे थे, पीछे 4 मोबाइलें थी और वो मॉडल को दिखाया जी, और जो मॉडल को दिखाया उसके पास 50 कमांडोज होते हैं। आप मेरे अहले मोहल्ला से पूछें और आए मेरे घर के ऊपर, ये आपकी डीएसएनजी बाहर खड़ी है, इनसे गवाही लें कि पिछले 4 महीने मेरे पास जो 2 पुलिस वाले थे ये वो भी रिमूव करके ले गए। इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुझे दीवार से लगा दिया। अगर मैंने बाउंस बैक किया मैं इनका बेड़ा गर्क करके रख दूंगा। मैं इनसे टकराना नहीं चाहता, मैं तकफीरियों से टकराना आया हूं। मुझे इनकी सिक्योरिटी की भीख नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा अपना हिफाजती स्क्वाड रखने की इजाजत दी जाए ताकि मैं यहां पे दहशतगर्दों के बीच में मूव कर सकूं। अगर दीवार से लगाने के अमल को खत्म नहीं किया तो इसको पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से इंतकामी कार्रवाई समझते हुए, अब तक तो रेस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी में था, ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर इन क़यादत को भी शुमार करना शुरू कर दें। मैं साहब ये जो बात सोचना चाहिए इन लोगों को। सर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे क्लियर करते चले, क्योंकि इससे पहले आगे बढ़ूं, क्योंकि मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि मेरा अगला सवाल पीपल्स पार्टी में होने वाली रीसेंट ज्वाइनिंग से मुतल्लिक था, जिसमें नबील गबोल साहब शामिल हैं, इरफान उल्ला मरवत साहब का बड़ा मामला चल रहा है, इस पर फैसल साले हयात साहब आ चुके हैं। खैर वो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन फिर आपको सर पीपल्स पार्टी से निकाला क्यों गया था, ये भी आज खुल के अगर बताएं, क्योंकि ये तो जब आपको कराची की सदर से हटाया गया तो पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली ये कहा, उनकी जो स्पोक्स पर्सन थी, कि जी इसलिए हटाया गया कि आप लोगों को तवज्जो नहीं दे पा रहे, वर्कर्स पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियल मौके पे रखा था। आपको हटाने की वजह आबदी साहब थी क्या, जो आज आप जरदारी साहब के पास सदर साहब के साथ थे, उधर से भी हटे, फिर बिलाल भुट्टो साहब ने आपको शो कॉज दिया, सदारत से आप 2 बार गए, वजह क्या थी आपके हटने की, ये बताएं पहले, फिर मैं आगे ज्वाइनिंग्स पर भी आता हूं। सबसे पहले तो यहाँ जब मैं दोबारा सदारत पे आया था, सबसे पहले तो 2009 में मुझे MQM के मुतालबे पे निकाला गया, क्योंकि उन्होंने हुकूमत छोड़ने की ब्लैकमेलिंग की धमकी दी थी और मैं 4.5 साल अपने शहर में नहीं रहा। दोबारा लाया गया, मैंने यहाँ पे लीज़ के अमल का आगाज़ किया और तमाम पख्तूनों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, उर्दू बोलने वालों को बिला तफरीक जहाँ जहाँ जिसके घर बने हुए थे उसका मालिक कर दिया, लीज़ कर दिया। और उसके अंदर मैंने 744 एकड़ अराजी को मनसूख किया, बिल्डोज़ किया। वो सब कब्ज़े में थे इन विफाकी और सूबाई वज़रा के और पीपल्स पार्टी की एक आला शख्सियत के। तो वो इनको गुस्सा था। दूसरा, यहाँ मैंने पूरी तंजीम को उठा के बाहर फेंक दिया था। वो रुए रवां थे, चहीते थे इन लोगों के, तो वो सब क्रिमिनल थे। तो अब हालात बता रहे हैं जीआईटी में जिसके नाम आ रहे हैं कि मैंने उनको सही निकाला था। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि लियारी के अंदर बलोचों के ख़िलाफ़ मैंने ऑपरेशन शुरू करा दिया, हालांकि मैंने तो ड्रगिस्ट के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शुरू करवाया था। रेंजर्स को यह इख्तियारात मैंने ही दिलवाए थे। और सबसे बड़ा मुझ पे जो एलिगेशन 3G 4G मुझे कहा गया कि मैं इससे रोल बैक करूं और अपनी रिपोर्ट को मुरतब ना करूं, लेकिन मैंने वो मुरतब किया और उसके अंदर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने दोनों को यकजा किया, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, मियाँ नवाज शरीफ के मुतालबे पे एक इस्तीफ़े की वजह वो भी बनी। और चौथी सबसे आखिरी वजह जिस पे लास्ट शोकाज था वो मिलिट्री कोर्ट का तकाजा था जमहूरी मार्शल का, जिस पे रोते धोते आंसू बहाते खुद पीपल्स पार्टी वोट कर गई और फिर बाद में वो मिलिट्री कोर्ट लगी। और आपने देखा कि जितने केसेस पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलिट्री कोर्ट को भेजे, मिलिट्री कोर्ट्स ने उन पे 100% फैसले देते हुए सजाए मौत दी और 300 से ज़्यादा मुजरिमों को सजाए मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 12 लोगों को फांसी पे लटकाया जा सका, बाकियों को तमाम को इन सियासतदानों ने बज़रिया इंसाफ के इदारों के रिजर्व कर लिया। तो ये वजह थी। तो वजह ये थी। और अब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, नबील गबोल साहब वापस आए हैं, मरवत साहब के बारे में हम सुन रहे हैं, फिर उसके अलावा फैसल साले हयात आए, फैसल आबदी साहब, क्योंकि आप तो इस पर जितने आप इस पर सीख पर हैं, आपके एतराज़ात हैं सिंध हुकूमत को लेकर। मैं से पहले सवाल यही पूछने लगा था आपसे, कहीं आप तो नहीं जाने लगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये सवाल का जवाब नफी ही आना है। लेकिन क्या आपसे राब्ता हुआ इस हवाले से कोई, क्योंकि बहुत से लोग वापस आ रहे हैं आबदी साहब?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक देखें, मैं मेरे इस हुकूमत में दो बहुत इंतहाई करीबी दोस्त रहे, दोनों वहाँ पे वज़ीर भी रहे और ऐवान सदर में भी होते थे। तो एक के ज़रिए रब्ता किया, लेकिन हमने शराइत रखी कि एक तो क़यादत +0 से आओ, यानी कि ये जितना डकैत ठगोगा, ये जो बैगेज है इसको उठा के बहरा अरब में गर्क करें और आप आ जाएं, और जो आपकी एक्चुअल सियासत है, एंटी तकफीरी सियासत जिस पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, उस पे आ जाएं और वहाँ से आगाज़ करें, लेकिन ज़ीरो से शुरू करें। स्क्रूटनी करके हर उस शख्स को लें जिस पे केस ना हो, जिस पे कोई ठग ना हो, जिस पे किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन ना हो। नंबर 2, फ़ौज के लिए अपनी पॉलिसी को यकसर तब्दील करें, क्योंकि मेरी इस बात पे यकीन रखें कि 1.5 साल बाद फ़ौज की सबसे बड़ी हामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नज़र आएगी। इसलिए जब आपने 1.5 साल बाद खड़ा होना है तो आप आज से खड़े हो जाएं, और अगर ये दोनों शर्तें मंजूर हैं तो मेरे घर के दरवाजे खुले, आइए। सबसे पहले मेरी वालदा से आप माजरत कीजिए, क्योंकि चादर और चार दीवारी रात को 3 बजे जिस तरह पामाल की है, उसका सबसे ज़्यादा असर मेरी वालदा पे हुआ है, जिन्होंने मुझसे सिर्फ जाते हुए एक सवाल कहा था, इन लोगों के लिए तुमने कुर्बानियां दी थी, इन लोगों के लिए लड़े थे, तो उसका जवाब मैं उनको दे नहीं पाया। बहरहाल शर्तें ऐसी इतनी सख्त थी, मुझे पता था कि ये आएंगे नहीं, लेकिन जो लोग इनके पास, मैं इनसे पीपल्स पार्टी से कहूँगा कि अभी तक मलीर में मेरी जो माओ बहनों को गोलियां मारी हैं, ना वहाँ पे कोई माजरत के लिए गया, ना अब तक उन यजीदी पुलिस अफसरान को निकाला गया जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अगर मैं सिर्फ वो सोशल मीडिया पे छोड़ दूँ ना कि वो SSP सिद्दीकी क्या हुक्म दे रहा था अपने पुलिस वालों को गोलियां मारने के लिए, मैं सिर्फ एहतराम करते हुए कि कहीं वर्दी से नफरत का आगाज ना हो जाए, मैं वो काम कर नहीं रहा। ठीक है सर, एक ब्रेक लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उन पुलिस वालों को गिरफ्तार, एक ब्रेक ले लूं फैसल आबदी साहब, आपने बता दिया कि शराइत आपने रखी है पीपल्स पार्टी की आदत के साथ। इंपॉर्टेंट मामलात फैसल आबदी साहब बेनकाब कर रहे हैं, अहम तरीन मामलात दहशतगर्दी के हवाले से, इस ऑपरेशन के हवाले से कुछ ऐसे पहलू जिस हवाले से अब कहा जा रहा है कि आगाज हुआ है, शूट एट साइट ऑर्डर्स हैं, मिलिट्री कोर्ट का कयाम है, फिर पंजाब में बिलखुसूस आएंगे कि कलदम तंजीमों का वो गठजोड़ जो कहा जाता है कि अफगानिस्तान से या दाइश से कलदम तंजीमों का पंजाब से है, उसको तोड़ने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। हम ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन मामला दहशतगर्दी से जुड़े हुए। रिसेंटली छापों में असला बरामदगी, कराची शहर से बड़े बड़े खेप बरामद हुए। यही अब हम देख रहे हैं जगह दीगर लोग शहरों में भी होता है। कार्रवाइयां जिसके अंदर दहशतगर्दों को हलाक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इसको इफेक्टिव किस तरह बनाया जा सकता है। बिल्कुल कराची पर ही बात करते हैं कि कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक किस तरह, क्या अमन अमान बिल्कुल कायम हो गया ऑपरेशन से? क्या कराची शहर से दहशतगर्दी का साया हमेशा के लिए हट गया? क्या कराची दहशतगर्दी से पाक हो चुका है या अभी बहुत कुछ बाकी है? ये भी सवाल उठाते हैं। मेरे साथ फैसल रजा आबदी साहब मौजूद है, सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब। सर, पहले पंजाब पर आपसे स्पेसिफिकली पूछूं तो आपके नजदीक पंजाब, अब तक आपने देखा पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन किस सिमत में जा रहा है? सही सिमत नहीं है आपकी नजर में? जब तक आर्टिकल 245 नहीं लगेगा आप करते रहें, लेकिन हाँ, हम वर्दी को सपोर्ट तो करते हैं, मुखालफत तो नहीं करेंगे, लेकिन इनको ये बता दें कि ला हासिल रहेगा, क्योंकि इंसाफ के इदारों के लिए लाजिम है दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट के अंदर लाया जाए, जहाँ सही सज़ा यकीनी बनाई जा सकती है। और ये एक पूरा ट्रैकिंग निज़ाम होता है, तमाम सबूत उनके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिसको वो जिसकी बिहाफ पे वो सज़ा और जज़ा के अमल का तयन करते हैं। और दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट का निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान में नंबर 1 माना जाता है, इसलिए आपकी मिलिट्री को टॉप 10 मिलिट्री के अंदर तस्वुर किया जाता है। आर्टिकल 245 जब लगता है तो फ़ौज को ये इख्तियार होता है पूरे मुल्क में नेशनल इमरजेंसी के साथ कि वो जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे
झड़ती ले यानी तलाशी ले। अब इसमें यह होता है दहशतगर्दों की पहचान, कानून पसंद और कानून शिकन की पहचान इस तरह होती है कि फ़ौज हर जगह जाके तलाशी लेती है, जहां से उस पर बंदूक उठती है बस फिर वही दहशतगर्द माना जाता है। और फ़ौज को सबसे पहला जो फैसला होता है वो शूट एट साइट होता है, और जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उनको वो फौजी अदालतों के कटहरे में ले जाके सज़ा और जजा देते हैं। समझने की ज़रूरत है, जरदारी साहब एक मुदब्बिर सियासतदान हैं। रेस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी की सियासत में और जरदारी साहब की सियासत में हमेशा फ़र्क रहा है। मैं उनसे आज गुजारिश करूंगा कि आपके सामने माजी में 2 साल दहशतगर्दी की अदालतों के केसेस मौजूद हैं। किस सियासतदान को सज़ा दी है? जिनको सज़ा दी है वो धमाके करने वाले दहशतगर्द हैं। उन्होंने हमारी माओ बहनों को बसों से उतार के मारा, हमारे फौजी जवानों को कत्ल किया। वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के अंदर भी यही माइंडसेट मौजूद था। तो ऐसे दहशतगर्दों की आप एपीसी के अंदर सबसे पहले तो डिमांड ये करें कि वो जो 300 दहशतगर्दों को सज़ा दे रखी है मिलिट्री कोर्ट ने, गैर आइनी तौर पर उसको रोका गया है, उनको फौरी तौर पर फांसी पर लटकाएं और आँख बंद करके आप मिलिट्री कोर्ट्स को और नेशनल इमरजेंसी को सपोर्ट करें। ये फैसल रजा आबदी की आपको गारंटी है उसकी रिसर्च की कि किसी सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, अलावा इसके कि अगर किसी दहशतगर्द को किसी सियासतदान ने पाला है तो वो इस ज़मरे में आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज़ादाना मूव करना चाहती है और 2018 के इलेक्शंस के अंदर जाना चाहती है तो जरदारी साहब फौज से फौरी तौर पे दोस्ती करते हुए हर अव्वल दस्ते के तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के लिए खुद पहल कर दें, वरना वोट तो उनको देना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अभी कर देंगे तो उससे एक बेहतर माहौल पैदा होगा, पीपल्स पार्टी के लिए आसानियां पैदा होंगी, पीपल्स पार्टी सुकून में जाएगी और 18 में खुल के मूव कर सकेगी। वरना जो अब दहशतगर्द आए हुए हैं वो PMLN के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ पे कुछ नहीं करेंगे, JI पे, जमात इस्लामी पे कुछ नहीं करेंगे। उनका निशाना एंटी तालिबान जमातें होंगी जिनके वोटर्स घरों से वोट डालने निकल भी नहीं सकेंगे। तो हालात की संगीनी को समझते हुए हमारी इस एडवाइस पे ठंडे दिमाग से सोचें और देखें फिर कैसे दूरस्थ नतीजे निकलते हैं आपके सामने। सही, लेकिन अब फैसल ज़ादी साहब कराची के बारे में क्या कहते हैं? कराची ऑपरेशन आपको लगता है मुकम्मल हो गया है, अमन हो गया कराची में, या बहुत कुछ होना बाकी है? और कौन करेगा, कैसे, क्या करना जरूरी है मजीद अभी रेंजर्स को कराची में? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुझे बताया गया कि 25,000, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किए इन्वेस्टिगेशन में, GIT वालों से, मेरी भी GIT हुई थी, मैं आपको बताना भूल गया, बहरहाल, तो उन्होंने बताया 25,000। तो जब 25,000 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं तो आप मुझे बता देना कि कितनों को सज़ा हुई है, कितनों को जजा हुई है, तो फिर मैं आपका सवाल का जवाब देने लायक हूँगा। और अगर किसी को भी सज़ा जजा नहीं हुई है और सब बाहर आ गए अलावा एक डॉक्टर आसिम के, तो फिर ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि यहाँ पर आप कहें कि इंसाफ हो गया। ये वक्ती सुकून है और ये रेंजर्स की तवानाइयों को ज़ाया किया गया इन्हीं अदालतों में फंसा के सियासतदानों ने जो किया। मैं तो आपके मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखें, आप 9 साल तक यहाँ पर हमें रेवेन्यू स्कैंडल बताया, क्या हुआ उसका नतीजा? अब गायब है। आपने हमें यहाँ पर नुक्से अमन के केसेस बताते रहे, क्या हुआ? आपने पीपल्स पार्टी की एजुकेशन की करप्शन बताई, आपने सेहत की करप्शन बताई, आपने लैंड रेवेन्यू की करप्शन बताई। आज वो सारी करप्शन ही गायब हो गई और पूरी पीपल्स पार्टी को आपने एक डॉक्टर आसिम के ऊपर डाल दिया। डॉक्टर आसिम तो मुझे कुर्बानी का कोई काला बकरा नजर आता है कि पूरी पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि डॉक्टर आसिम ही जिक्र के अंदर रहे, डॉक्टर आसिम ही टॉपिक रहे, डॉक्टर आसिम ही ज़ेरे अताब रहे, डॉक्टर आसिम जिन अस्पताल में पड़ा रहे। क्योंकि जब तक डॉक्टर आसिम डिस्कस होता रहेगा, रेस्ट ऑफ तमाम पीपल्स पार्टी के करप्ट लोगों को अमान है। वो दुबई में भी बैठे रहे, वो लंदन में भी बैठे रहे, हर एक को दुबई से पकड़ के लाया जाता है। जिसके घर से 2 अरब निकले वो लंदन और दुबई में दंदनाता फिरता है, उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता। अगर इस दोहरे इंसाफ को आप इंसाफ कहते तो हमारी नजर में ये इंसाफ नहीं है। ये एक इंसाफ बेचने वाला जो है वो दुकान बनी हुई है जिसमें जब चाहे जिसको पकड़ लो, जिसको डाल दो, जब चाहे छोड़ दो। जितने पकड़े गए सब तो घरों के ऊपर जमानत पे बैठे अलावा डॉक्टर आसिम के। तो आप मेरे से सवाल को पूछने से पहले इसके हकायक जानने की कोशिश करें कि जिसका इलाज करने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया वो इलाज वाले भी घरों में बैठे हुए और इलाज करने वाला बिस्तर पे सड़ रहा है। ये जुल्म है, जुल्म को बंद किया जाए, उसको भी जमानत दी जाए, उसको भी छोड़ा जाए ताकि वो जाके अपने केस को परस्यू कर सके। और अगर आपने पकड़ना है तो फिर सबको पकड़ के फौजी अदालतों में ले आए, वरना एक्सरसाइज बेकार है। ठीक है, ये करने बेकार है। इसमें अभी इस इंटरव्यू के दौरान ही आपने कई बार दाइश का नाम लिया। मैं ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना चाह रहा हूं, आपकी नजर में दहशतगर्द है कौन? क्योंकि हमें भारत का भी, अफगानिस्तान का भी, फिर ये जमातुल अहरार कलदम तहरीक तालिबान, कलदम जमातुल अहरार,
हम दाइश, ये तमाम नाम सुनते हैं, गठजोड़ है, कोई मिल गए आपस में, ये क्या है आखिरकार? कौन है दुश्मन, है कौन? ये मिल गए आपस में, नेटवर्क है, कोई गठजोड़ है, अलग अलग है, किस तरह हमें टैकल करना है? पहले है कौन, ये हमें पता कैसे चलेगा कौन है आखिरकार दहशतगर्द? तहजीब की ज़ुबान में इनको जानवर कहते हैं, उर्दू अदब में इनको तकफीरी कहते हैं, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में इनको खारजी कहते हैं। ये डिग्रीज़ हैं। तहरीक तालिबान मैट्रिक है, अल-शबाब जो है, अल-शबाब भी है, बाको हराम भी है, अल-कायदा भी है, ISIS भी है, अल-नसरा फ्रंट भी है और दाश भी है। डिग्रीज़ हैं मैट्रिक से लेके PhD तक। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो दाश है। तो कत्लेआम की मुख्तलिफ डिग्रीज़ का जब आप मजमुआ जमा करें तो ये एक माइंडसेट का नाम है और माइंडसेट के तहत चला करते हैं। ये एक माइंडसेट दुनिया के इस वक्त 18 मुल्कों में, हमारा रिसर्च कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो भी 18 मुल्कों में, जहाँ जहाँ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम इनको मॉनिटर करते हुए अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करते हैं और फिर उन पॉलिसीज़ को मुरतब करने के बाद एक रिसर्च आपके सामने और हुकूमत के सामने बज़रिया मीडिया पेश करते हैं, ताकि अगर इसके अंदर कोई काम की चीज़ें आपको काम की मिलती हैं तो आप उठाएँ और उससे अपनी पॉलिसी बना लें। तो मैं आपसे ये बताता चलूँ कि दुनिया में शाम के अंदर इसको शिकस्त हो गई है, इराक़ में शिकस्त हो गई है, लबनान में शिकस्त हो गई है। अब इनका जो निशाना है वो आप हैं, यानी पाकिस्तान है, और बड़ी तादाद में इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है यमन के अंदर। तो अगले 2-4 महीने में आप मेरी इन हकीकतों को समझने लायक हो जाएंगे, जो कि अब 5 साल बाद आप तकरीबन मेरे 50% मौके पर तो पूरे पाकिस्तानी आ चुके हैं। इसका बेहतरीन हल यही है कि हम तमाम सियासी जमातें और तमाम लोग मिलकर इसका मुकाबला करें। हम ये नहीं कह रहे टेक ओवर करके किसी को बाहर कर दें, करिएगा भी नहीं, वरना यही सियासी जमातें पैसा इनके पास इतना, ये माफिया इन्वॉल्व कर देंगे, इनको भी साथ लेके चलें, इन्हीं से लीड कराएं। लेकिन फैसला चाहिए हमें मिलिट्री कोर्ट में, और मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो 21वीं तरमीम है उसमें किसी रद्दोबदल की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन तरमीम है। पाकिस्तान की तारीख में इससे हसीन लेजिस्लेशन हुई नहीं। मैं हमेशा सलाम करता रहा इस लेजिस्लेशन करने वाले को। इसकी सिर्फ मियाद को बढ़ा दें, इसमें इतनी तरमीम होनी चाहिए कि जो मियाद ख़त्म हो गई है या तो उसको लामहदूद कर दें, 2 साल कर दें, 4 साल कर दें, लेकिन एक होप को कायम रखें इंसाफ की। अगर आपने इंसाफ की होप को खत्म कर दिया, जो ये आखिरी होप है जिसने रिजल्ट भी दिया है, तो ये मैं आपको बता दूं 15 साल से जिन्होंने अपनी माओ बहनों के जनाजे उठाए हैं उनमें भी गैरत है भाई, इस तरह जैसे पहाड़ियों में होती है। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो भी जैकेटें पहनना शुरू कर दे, फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। हम किस हद तक लोगों को असला उठाने से रोक सकते हैं? किसी माँ बहन की लाश आती है तो उसके बेटे से पूछो ना क्या असर होता है। कम से कम आप और मैं अपने ऊपर ही रख के देख लेते हैं, अगर हमारे घर में ये सूरत हाल होती, हमारा क्या रद्द अमल होता। जिस दिन सियासतदानों के घरों में लाश आई उस दिन आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है। ये आपको बताएंगे इंसानियत। अभी तो कत्ले आम है, कोई जंग ही नहीं है। अभी तो एक मखसूस माइंडसेट को मारा जा रहा है, मज़ारात पे ताले लगाए जा रहे हैं। किस लिए अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार बंद किया गया? खोल दो भाई, कोई जरूरत नहीं है बंद करने की। ये दरूद और सलाम के मरकज है, और यहां से अगर निकालना है उलमा दीन जमा हो और इस औकाफ नामी जानवर को निकाले जिसने ये दहशतगर्द पाले हुए, जिसने मज़ारों को चर्च और सट्टों के अड्डे बनाए हुए, इस औकाफ को निकाल के बाहर फेंके और खानवादे उठे इन मज़ारात के, क्योंकि इन्हीं मज़ारात से जो है दरूद और सलाम फैला, इन्हीं मज़ारात से इस्लाम फैला। यही मज़ारात जो है इंसान बनाते हैं, सूफिया के कलाम को, सूफिया के अंदाज को राइज करे। आप देखें कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को 35 मुल्कों की रिसर्च ने जो कंफर्म किया है, वो रिसर्च की कॉपीज मेरे पास मौजूद है। यही मैं आपको बता रहा हूं, कर लें तो वेल एंड गुड, वरना पाकिस्तान में मेरी अकेले की जिंदगी थोड़ी है। अब तक तो 9 साल मैं कैद की जिंदगी गुजार रहा हूं, अब आप सब लोग तैयार हो जाए। और खास तौर पे तीसरा निशाना मीडिया है। सही। अच्छा, मीडिया तीसरा निशाना है। मैं आपको ये बताता चलूं, हम मीडिया से कहते हैं कि हमसे रवैया खराब ना करें, हमें भी पाकिस्तानी समझें, क्योंकि हमें अच्छी तरह इल्म है कि बहुत जल्द आपने और हमने एक ही सफ में खड़े होकर लड़ना है। अच्छा, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं। एक चीज आदिल साहब, एक चीज ये बताते जाएं, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि आप शागिर्द भी तैयार कर रहे हैं, उनको यानी तालीम दे रहे हैं, कोई 1000, मतलब क्या आप इस वक्त कर क्या रहे हैं वैसे आदिल साहब एक्टिवली? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो आपका आने का इंटरेस्ट नहीं है जो आप इजहार कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप स्टूडेंट्स रखे हैं आपने जी? क्या जी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं जेल में गया तो मैंने ये महसूस किया कि पीछे कुछ जो है वो फुकदान रह गया है और माइंडसेट सही उठा नहीं, लोग मुकदमा सही लड़ नहीं पा रहे। बाहर आने के बाद उसी वक्त मैंने
कोचिंग करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि खिलाड़ी रिटायर होकर कोच बनता है, मैं भी सियासत से रिटायर हो गया। एक तो आप बेफिक्र रहें कि अब मैं कम से कम उस इमारत में नहीं जा सकता जो मेरी मकरूज़ है, जिसको मैं कर्जदार करके आया हूँ। पाकिस्तान में मैं वाहिद पार्लियामेंटेरियन था जिसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मकरूज़ किया था इफ्तिखार चौधरी केस में, जिसमें पार्लियामेंट ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। तो जो पार्लियामेंट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे वो अवाम पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगी। बहरहाल ये इसमें दो रास्ते हैं, ये कंडीशनल है। शागिर्द तो मैंने देखें 1000 जो शागिर्द हैं ना वो कराची से गिलगित तक हैं, लेकिन जो कराची के शागिर्द हैं उनकी तादाद है 10,000। मुझे अब तक 12,500 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन हम उसमें सिलेक्शन जो है बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। कुछ में पुलिस के सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट हमने मांगे हैं, वो नहीं है। जब वो आ जाएंगे तो हम फैसला कर पाएंगे। कराची में इनकी तादाद होगी 10,000। अब तक जो इसकी तादाद कराची में हम पहुंचा चुके हैं वो 4-4,500 है, जिनकी बाकायदा पिछले 4.5 साल से ऑलरेडी मैं तरबियत कर रहा था, लेकिन पूरे मुल्क में अब मैं इसको फैला रहा हूँ। मेरा उनको कोई सियासी जमात बनाने का इरादा है ही नहीं। हाँ, अगर सियासतदानों ने एमरजेंसी लगा दी तो फिर मैं अपने शागिर्दों को 21 जून को पास आउट करने के बाद ये हुक्म दे दूंगा कि जो एंटी तालिबान जमातें हैं उसका चॉइस करें, और अगर इन्होंने एमरजेंसी नहीं लगाई, मिलिट्री कोर्ट नहीं लगाई, तो फिर आज़ाद हैसियत में वो खड़े होंगे और इनकी सियासत को दबोने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि हम तो मर रहे हैं, तो आपको अय्याशी करने क्यों छोड़ के जाए। इंशाल्लाह आपको भी अपने साथ लेके मरेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम बर्बाद तो सब बर्बाद। इन तमाम सियासी जमातों को जो एंटी तालिबान जमातें हैं इनको मैं बताता चलूं कि इस रास्ते पे टांग ना अड़ाना, फौजी कोर्टे लगाओ और नेशनल इमरजेंसी लगाओ। आप खुद महसूस करोगे कि आप कितने सुख में। बहुत शुक्रिया फैसल आब्दी साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, अपने साथ होने वाले हालात, दहशतगर्दी के हवाले से जंग, और आखिरकार होने क्या जा रहा है। कराची ऑपरेशन हो, पंजाब में रेंजर्स की कार्रवाइयां और ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, होलिस्टिकली हम किधर खड़े हैं, हमें बढ़ना किस तरफ है, उस सारे सवालात और अवामिल को बेनकाब करने की कोशिश करी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।